sun sets in the west and rises in the east. For oil, we are dependent on the Middle East. This is a critical moment in India's history. It now has the world's largest population and one of the youngest. Its fast-growing economy has vast potential. The challenge now is to seize the moment. In the mid-1980s, India was a top 10 global economy, but it tumbled out of that list for more than 2 decades as several countries powered ahead of it, particularly China. But India has been growing fast. As of 2022, it ranked in the top 5 for the first time ever. It is widely projected that it will be behind only China and the USA by 2030. Added to its growing economic importance, India is becoming more prominent on the world stage as the changing global order gives it ever more geopolitical significance. 2 great nations and 2 great powers. Cheers. India is the biggest importer of oil. ऑयल हमारे ग्रोइंग इकोनॉमी और बढ़ती पॉपुलेशन के एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब जब मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में कभी भी कोई क्राइसिस होती है, चाहे जियोपॉलिटिकल हो या क्रूड ऑयल के प्राइसेस में उतार चढ़ाव, इससे हमारे डोमेस्टिक मार्केट में इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे कॉस्ट ऑफ लिविंग और ट्रांसपोर्टेशन में इसका असर दिखने को मिलता है। अब इसी इशू को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि इस डिपेंडेंसी इशू को सॉल्व किया जाए। क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हमको अपनाना होगा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। भारत कमिटेड है फॉर ट्रांजिशन टू क्लीनर एंड मोर सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज। एक तीर से 2 निशाना हो सकता है। एक तो क्लाइमेट चेंज को भी कंट्रोल कर सकते हैं और साथ ही साथ ये डिपेंडेंसी इशू को भी सॉल्व कर सकते हैं। डिपेंडेंसी इशू को सॉल्व करना जरूरी क्यों है? हमारा पास्ट गवाह है कि कोई भी देश डिपेंडेंट रहना नहीं चाहता है ऑयल प्रोडक्शन के क्षेत्र में, ऑयल को लेके डिपेंडेंट रहना नहीं चाहता है। हिस्ट्री गवाह है कि किसी भी चीज के लिए कभी भी डिपेंडेंट रहना नहीं चाहिए, सेल्फ रिलायंट होना बहुत जरूरी है। 1970s के टाइम पे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में एक जियोपॉलिटिकल क्राइसिस चल रही थी और इसी की वजह से ग्लोबली हर जगह, हर कंट्रीज में ऑयल की क्राइसिस हो रही थी और इसी क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए जितने भी कंट्री हैं अराउंड द वर्ल्ड ट्राई कर रही थी और इसी में से एक कंट्री है ब्राज़ील। ब्राज़ील के पास एक छुपा वेपन था जो गन्नों के खेतों में छुपी हुई थी। उस टाइम के ब्राज़ील के प्रेसिडेंट अर्नेस्टो जीजल, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग राइट, उन्होंने गन्नों के खेतों में अपॉर्चुनिटी पाया, एक सोल्यूशन निकाला। शुगर केन से जब शुगर बनता है उस टाइम पे मोलासिस से इथेनॉल प्रोडक्शन होती है, बायोफ्यूल है जो इस डिपेंडेंसी इशू को सॉल्व कर सकती थी और जिसकी यूटिलाइजेशन से एनर्जी क्राइसिस को टैकल किया जा सकता था। एक सिंपल बट एम्बिशियस प्लान था जहां इथेनॉल प्रोडक्शन को इंक्रीज करना था और गैसोलीन इथेनॉल ब्लेंड को बढ़ाना था और ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव प्लस एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी था और इसी की वजह से जो रूरल फार्मर्स थे उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो रहा था और साथ ही साथ जो ऑयल क्राइसिस था 1973 के टाइम पे उसको भी ब्राज़ील ने समाधान किया। तो ब्राज़ील का जो ये एक्सपीरियंस था विद इथेनॉल प्रोडक्शन, ये एक टेस्टामेंट है इन आवर एबिलिटी टू अडॉप्ट एंड इनोवेट इन द फेसेस ऑफ चैलेंजेस। तो इसी को हम एग्जाम्पल की तरह लेके सारे देश ये ट्राई कर रहे हैं कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़े जिससे कि क्लाइमेट चेंज के इशू को भी सॉल्व किया जा सके और ये जो डिपेंडेंसी इशू है इसको भी सॉल्व किया जा सके ताकि कभी भी ग्लोबली कोई भी क्राइसिस हो उसका शॉक हमारे डोमेस्टिक मार्केट में ना पड़े, हमारे जीवन में इसका प्रभाव कम हो। आज हम बायोफ्यूल के बारे में चर्चा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी इन दिनों G20 मेंबर्स का बैठक चल रहा है न्यू दिल्ली में और इसी बीच हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के जरिए बायोफ्यूल प्रोडक्शन में कोऑपरेशन और इथेनॉल प्रोडक्शन की बढ़ोतरी पे जोर दिया जाएगा।